हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल। तो आज है हमारी क्लास फोर्थ ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम करेंगे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं एक बार लिस्ट, कौन कौन से टॉपिक्स जो है हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले समझेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को, फिर मीनिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट, डबल एंट्री सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स को समझेंगे, उनसे रिलेटेड रूल्स जो है डेबिट क्रेडिट के, वो जर्नल क्या होती है, लेजर क्या होती है, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, फिर ट्रायल बैलेंस और उनके अंदर होने वाली कुछ एरर्स, उनको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आए अगर अकाउंटिंग इक्वेशन पे, तो इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एक बेसिक इक्वेशन होती है जो बताती है कि जो एक बिजनेस है उसके अंदर उसकी जो एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटी और कैपिटल है उनका क्या रिलेशन होता है। तो जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के इक्वल होती हैं, ये बोलती है अकाउंटिंग इक्वेशन। लेकिन हम बात करें कि ये ऐसा क्यों बोलती है कि जो एसेट्स है वो लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल क्यों होते हैं। अब देखो, जो एसेट्स हैं बिजनेस के अंदर, जो वो कैसे आती हैं, उससे फंड से आती है, यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज से आती है। तो वो जो फंड्स हैं वो कैसे आए हुए होते हैं बिजनेस के अंदर, वो या तो कैपिटल के थ्रू आए हुए होते हैं, जो ओनर्स हैं उन्होंने लगा रखी होती है कैपिटल उसके थ्रू, या फिर हमने कुछ उधार ले रखा होता है क्रेडिट पे, वो जो हमें फंड्स मिले हुए होते हैं उनके थ्रू हमने एसेट्स खरीदी हुई होती हैं। तो वो क्या हो गए, अगर हमने कुछ उधार ले रखा तो वो हमारी लाइबिलिटीज। तो एक बिजनेस की क्या एसेट्स हैं, उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल होती है, इसलिए उनकी लाइबिलिटीज और कैपिटल के। ठीक है, तो ये बताती है अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये भी बताती है कि ये जो रिलेशन है हमेशा इक्वल रहेगा, चाहे बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कुछ भी हो, ये रिलेशन जो है वो हमेशा ट्रू रहेगा और ऐसा ही रहेगा। क्योंकि अब देखो, अगर हम मान के चले कि हमने कुछ जो है एसेट्स खरीदी हमने कुछ, तो क्या हुआ, हमारी जो एसेट्स है वो इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, अब इंक्रीज तो होनी चाहिए हमारी एसेट्स। हम मान लेते हैं हमने कुछ एसेट्स खरीदी, हमने कुछ मशीनरी वगैरह खरीदी, तो एसेट्स इंक्रीज हुई। लेकिन क्या उस एसेट्स के खरीदने से लाइबिलिटी और कैपिटल पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो एसेट्स इंक्रीज होगी लाइबिलिटी और कैपिटल के कंपैरिजन, अगर हम एक तरह से सोच कर चले। लेकिन हमने ये हमेशा चीज़ पढ़ी होती है कि एक चीज़ के दो इफेक्ट होते हैं। अगर हमने एसेट्स जो खरीदी है, मशीनरी वगैरह वाली हम एसेट्स हमारी इंक्रीज होगी। हमने खरीदी कैसे है, जो पेमेंट करी है या तो कैश में करी होगी, ठीक है, या फिर हमने अभी पेमेंट ना की हो। तो अगर नहीं की पेमेंट, यानी कि उधार में खरीदी है, क्रेडिट में खरीदी है, तो उससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जिस वैल्यू से हमारी एसेट्स इंक्रीज हुई उससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन हमने कैश में खरीदी है, तो कैश क्या है, कैश भी तो हमारी एक एसेट ही है। तो अगर कैश में खरीदी है तो वो कैश वाली जो एसेट्स है वो डिक्रीज होगी, तो वो जो इफेक्ट है वो न्यूट्रल हो गया अपने आप। ठीक है, इस तरह जो ये इक्वेशन है वो हमेशा ट्रू रहती है और ये जो रिलेशन है वो हमेशा रहता है। जो एसेट्स हैं एक बिजनेस की, वो उसकी लाइबिलिटी और कैपिटल की इक्वल रहती है। ठीक है, अब बात करें डेबिट और क्रेडिट की, कि डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, इनका क्या यूज करते हैं। अब देखो, बिजनेस के अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है हम वो रिकॉर्ड करते हैं, तब उसके लिए हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, और वो अकाउंट्स में हम इंफॉर्मेशन डालते हैं जो ट्रांजैक्शंस हुए, और उस ट्रांजैक्शंस को डालने का ही एक तरीका है, उसी के अंदर यूज किए जाते हैं डेबिट क्रेडिट। आपको बेसिक सब पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक रिवीजन के थ्रू बता देती हूँ। जो डेबिट है उसको, जो लेफ्ट साइड होती है अकाउंट की, ठीक है, जो लेफ्ट साइड वहाँ पर लिखते हैं हम। ठीक है, और जो चीज़ें डेबिट करते हैं, अब किन चीज़ों को डेबिट करते हैं वो हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स में पढ़ेंगे, और जो क्रेडिट है उसको हम लेफ्ट साइड लिखते हैं एक अकाउंट्स के। ठीक है, अब फिर किन चीज़ों को क्रेडिट करते हैं ये भी हम रूल्स में पढ़ेंगे, डेबिट और क्रेडिट के, उनको आगे समझेंगे। बस ये एक कंसेप्ट था कि डेबिट और क्रेडिट करते हैं हम अकाउंट्स को, जो डेबिट है उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं अकाउंट्स की, और जो क्रेडिट है उसको राइट साइड लिखते हैं। अब बात करें डबल एंट्री सिस्टम की, कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। जो ये डबल एंट्री सिस्टम है ये बताता है कि एक बिजनेस के अंदर अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके दो इफेक्ट होंगे, दो एंट्रीज की जाएंगी उसकी, वो दो अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा। ये जो सिस्टम है ये बोलता है, एक तरह से ये एक तरीका बताता है कि किस तरह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी चाहिए। वो जो सिस्टम है ये बताता है, फिर इसके अपने आगे अपने रूल्स है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड करनी चाहिए, ये रूल बताता है। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, इसका ये जो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा था कंसेप्ट और कन्वेंशंस में अकाउंटिंग के, उसके ऊपर बेस्ड है कि हर एक जो चीज़ है वो मतलब हर एक जो ट्रांजैक्शन है वो दो चीज़ों को इफेक्ट करता है, और इसलिए उसकी दो एंट्री होगी। तो दो एंट्री होगी, इसीलिए जो सिस्टम का नाम है वो है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब हमने जो बेसिक इक्वेशन पढ़ी अकाउंटिंग की उसके अंदर भी यही बात हो रही थी कि अगर हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, दो जगह पे वो चीज़ें अफेक्ट करती है। तो इसलिए जो पूरा ये सिस्टम है अकाउंटिंग का वो डबल एंट्री पे बेस्ड सिस्टम है। अब
डबल एंट्री बेस्ड जो सिस्टम है उसके अंदर ही हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग अकाउंट्स का यूज़ करते हैं। मतलब जो बिजनेस के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम अलग अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और वो अकाउंट्स किस अकाउंट में कौन सा ट्रांजैक्शन डालेंगे उसके फिर आगे मतलब रूल्स हैं कि किस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को किसके अंदर डालेंगे। इसलिए हम पढ़ेंगे अब क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली जो मेन जो टाइप्स हैं वो है दो, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। फिर जो इम्पर्सनल अकाउंट है वो फर्दर डिवाइडेड है रियल अकाउंट्स में और नॉमिनल अकाउंट्स में। अब ये क्या क्या होते हैं इनको समझेंगे आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट्स की। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो हम किन के लिए बनाते हैं, या तो कोई पर्सन, कोई ह्यूमन बीइंग, उसके लिए अगर उससे रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन इन द सेंस कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। अगर हम इनके लिए अकाउंट्स बनाते हैं, इनसे कोई ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं वो पर्सनल कैटेगरी के अंदर आता है और उसको हम पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। अब पर्सनल अकाउंट में डालने के, एंट्री करने के क्या रूल है डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड? इसका जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर का क्या मतलब है कि जो भी हम मतलब जो हमसे कुछ रिसीव कर रहा है, जो हमसे कुछ ले रहा है, उसको तो हम डेबिट करेंगे, और जो हमें कोई दे रहा है, मतलब हमें कुछ दे रहा है, कुछ पे कर रहा है हमें, उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये रूल है डेबिट और क्रेडिट का। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, हम रिया को पेमेंट कर रहे हैं 30,000 रुपीज़ की। 30,000 रुपये की, यानी कि रिया जो है वो हमसे रुपये रिसीव कर रही है, रिसीवर है। तो जो रिया है उसका अकाउंट जो है वो हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे। तो डेबिट करेंगे रिया का अकाउंट, रिया का जो अकाउंट है वो डेबिट करेंगे, और फिर जो क्रेडिट है वो कर देंगे कैश अकाउंट, क्योंकि हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट किया इसको हम आगे बात करेंगे। और अगर गिवर यानी कि कोई हमें दे रहा है कुछ, यानी किसी से हमें पैसा रिसीव हो रहा है, जैसे मान लो अंजलि से हमें 15,000 रुपये रिसीव हुए, तो जो देने वाला है उसका अकाउंट जो है वो हम क्रेडिट करते हैं। तो जो अंजलि है उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे हम टू अंजलि अकाउंट। ठीक है, और डेबिट करेंगे कैश, क्योंकि हमें कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। तो जो जिससे हमें पेमेंट रिसीव होती है, यानी कि जो हमें देता है, गिवर होता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जिसको हम पैसे देते हैं, यानी कि जो हमसे रिसीव कर रहा है, उसका अकाउंट डेबिट करते हैं। ये रूल होता है पर्सनल अकाउंट्स का। अब पर्सनल अकाउंट्स है, इनको भी आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है, उसको समझते हैं। ये जो है वो फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है 3 कैटेगरीज में पर्सनल अकाउंट को: नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या क्या होते हैं और इनको डिटेल में समझते हैं। अब देखो, जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? अगर एक ह्यूमन बीइंग का अकाउंट खोल रहे हैं हम, ह्यूमन बीइंग का, एक पर्सन का, तो वो उसको हम डालते हैं नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में, यानी कि उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। फिर एक है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल पर्सन में कौन आएंगे? जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कंपनी, फर्म, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये जो है उनको हम आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में डालते हैं। तो उनके जो अकाउंट्स हैं उनको हम इस कैटेगरी में डालेंगे। फिर जो थर्ड टाइप है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या डालेंगे हम? इनके अंदर हम उन अकाउंट्स को डालेंगे जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो अकाउंट एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करे। अब ग्रुप ऑफ पर्सन को कैसे? अब जैसे देखो, हमें जो है वो सैलरी की पेमेंट करनी थी हमें अलग अलग एम्प्लॉयज़ को। तो अब उन अलग अलग एम्प्लॉयज़ की सैलरी की पेमेंट हमने एक मंथ है उसकी पेमेंट नहीं की। मान लो हमने फैब की जो पेमेंट है सैलरी की वो नहीं की, एक काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नहीं की हमने सैलरी की पेमेंट। तो अब पेमेंट तो नहीं की, लेकिन हमने उनसे सर्विसेज तो ले ली, तो इसलिए हम एक्रूअल कंसेप्ट के बेसिस पे देखें तो हमें उनकी एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो वो जो एंट्री है वो हम किस नाम से करेंगे? अब हमने सैलरी की पेमेंट नहीं की, यानी कि जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है, सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, हमने उसकी पेमेंट नहीं की, करनी थी। तो वो सब एम्प्लॉयज़ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो हम एक आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से एक अकाउंट ओपन कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से।
और उसके अंदर हम उन सारे एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी आउटस्टैंडिंग जो रहती है, जो हमने पे नहीं की, उसको डाल देंगे। तो वो जो कैटेगरी होगी वो होगी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स की, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो पर्सनल अकाउंट आउटस्टैंडिंग की, इन पर्सन्स की आउटस्टैंडिंग सैलरी रहती है। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है इसके अंदर हम इस टाइप के जो अकाउंट्स हैं जो है उनको डालते हैं, जैसे वेजेज आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है कोई, ठीक है, प्रीपेड से रिलेटेड है या आउटस्टैंडिंग है, वो उस एक ग्रुप ऑफ पर्सन की है वो, तो उसको की जो एंट्रीज है वो हम इस पर्सनल अकाउंट में करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के नाम से जानेंगे, जिसके अंदर यानी कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स थे। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स हम किन के लिए यूज़ करते हैं? रियल अकाउंट्स के अंदर हम जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज या एसेट्स होती है, ठीक है, उनका जो अकाउंट्स है वो हम रियल अकाउंट्स के अंदर डालते हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो एंट्री है उनको हम रियल अकाउंट्स के अंदर डालते हैं, उनको रियल अकाउंट नाम से प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब जिसकी भी बिजनेस के अंदर कोई वैल्यू है, जिसकी वैल्यू हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकें, जो एसेट्स या प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उनको हम रियल अकाउंट में डालते हैं। अब रियल अकाउंट के अंदर क्या डालते हैं ये तो पता चल गया, कैसे डालते हैं, रूल क्या है? तो रूल जो है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जो चीजें आएंगी डेबिट करेंगे हम उसको, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, जो हमारे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। अब रियल अकाउंट रिलेटेड है एसेट्स से, तो अब अगर हम कोई एसेट्स आ रही है हमारे पास, उसको लेके आ रहे हैं, तब हम उसका जो अकाउंट है वो डेबिट करेंगे। अगर हमारे पास से जा रही है एसेट, ठीक है, यानी कि हम उसको सेल कर रहे हैं, तो उसका जो अकाउंट है वो क्रेडिट करेंगे। रिड्यूस हो रही है एसेट तो क्रेडिट, अगर आ रही है यानी कि इंक्रीज हो रही है तो उसका अकाउंट डेबिट। जैसे हमने कोई मशीनरी खरीदी, एसेट्स आई हमारे पास, तो मशीनरी अकाउंट जो है वो हम डेबिट करेंगे। हमने जो है वो एक प्लांट था हमारा, उसको सेल कर दिया, हमारी एसेट जो है वो हमसे दूर चली गई, ठीक है, बेच दी हमने, कम होगी, तो क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट, क्योंकि जो जा रहा है उसको क्रेडिट, तो प्लांट जो अकाउंट है उसको टू प्लांट अकाउंट करेंगे। ठीक है, प्लांट जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। अब इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है टेंजिबल एसेट्स का और इनटेंजिबल एसेट्स का। टेंजिबल एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, वो टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आएंगे। और इनटेंजिबल एसेट्स जिनको हम देख वगैरह नहीं सकते, फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, जैसे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जो वो होते हैं, हमारी जो एसेट्स हम क्रिएट होती है, जैसे गुडविल वगैरह है, या ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स है, ये जो इस टाइप की एसेट्स हैं वो इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स की कैटेगरीज में आते हैं। नेक्स्ट अब बात करें नॉमिनल अकाउंट, जो थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम किस टाइप की एंट्रीज डालते हैं? जो रिलेटेड होती है या तो एक्सपेंसेस से, या इनकम से, या लॉसेज से, या गेन से। ठीक है, यानी कि अगर हमारी कहीं से इनकम हो रही है, हमें कहीं से पैसा मिल रहा है एज ए इनकम, तो वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगी। अगर हमें कहीं पे पेमेंट कर रही है, जो एक्सपेंसेस कोई खर्चा है हमारा, उससे रिलेटेड जो अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। और जो लॉसेज और गेन्स है उनसे रिलेटेड जो अकाउंट्स है वो भी नॉमिनल की कैटेगरी में आएंगे। अब फॉर एग्जांपल, हमें इनकम कहाँ से होती है बिजनेस के अंदर? हमें बिजनेस के अंदर इनकम होती है, इंटरेस्ट वगैरह मिलता है हमें, ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है, जैसे कहीं पे हमने इन्वेस्ट कर रखा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इनकम होगी। तो जो इंटरेस्ट अकाउंट है, इनकम से रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। एक्सपेंसेस क्या होती है बिजनेस के अंदर? एक्सपेंसेस होती है, हम बहुत सारे खर्चों की पेमेंट करते हैं, जैसे हमें सैलरी पेमेंट करनी होती है वर्कर्स को, तो वो जो पेमेंट कर रहे हैं एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी अकाउंट किसके अंदर आएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंदर, क्योंकि एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेज और गेन से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं वो आते हैं नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में, जैसे कि सैलरी अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट है, वेजेज अकाउंट है, बैड डेट्स अकाउंट है, परचेजेज अकाउंट है, ये जो सारी है कैटेगरी है नॉमिनल अकाउंट की। अब बात करें रूल्स की, तो इसका जो रूल है वो है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। यानी कि जो भी एक्सपेंसेस हो रही हैं, जहाँ पर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, उनको तो हम डेबिट करेंगे, और जहाँ से हमें इनकम मिल रही है उसको हम क्रेडिट करेंगे। मान लो हमें सैलरी पेमेंट करनी पड़ रही है, तो सैलरी पेमेंट क्या है? हमारा एक खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो जो सैलरी अकाउंट है उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट होती हैं। और अगर हमें कहीं से रेंट मिल रहा है, कोई बिल्डिंग है हमारी, वहाँ से हमें रेंट मिल रहा है यानी कि इनकम हो रही है, इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट करेंगे तो टू रेंट अकाउंट करेंगे, और इनकम क्या हो रही है? कैश के फॉर्म हो रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये रूल है नॉमिनल अकाउंट का।
अब ये जो है वो है इम्पोर्टेंट नोट। अब इसमें क्या बोला गया है, जो नॉमिनल अकाउंट होता है, जो हमने अभी पढ़ा, जो इनकम एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है, उसकी जो कुछ अकाउंट्स है, मतलब उसकी जो कुछ कैटेगरीज हैं, उनके आगे अगर हम कुछ और वर्ड्स ऐड कर दें तो वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। कैसे? अब हमने जो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बात की थी कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन को अगर कुछ कोई अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी होती है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी होती है। तो अब नॉमिनल अकाउंट में हमने बात की इनकम एक्सपेंसेस से रिलेटेड वाले अकाउंट, जैसे रेंट अकाउंट की बात की, सैलरी की बात की, कमीशन वगैरह, ये जो इनकम और एक्सपेंसेस होती है इनके अकाउंट्स। अब इनके अकाउंट्स के आगे कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड जैसे वर्ड्स लग गए तो वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो रूल्स हैं इनको यहाँ पर भी मैंने डाल दिया है पूरे एक चार्ट के साथ इकट्ठा, कि जो पर्सनल अकाउंट है उनका क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रियल अकाउंट्स हैं उनका होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट्स में डेबिट करो सारी एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और क्रेडिट करो सारे इनकम और गेन्स को। अब बात करें स्टेजेस की, डबल एंट्री सिस्टम में कैसे पूरा जो अकाउंटिंग का सिस्टम है वो प्रोसेस, उसका जो क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हम ओरिजिनल रिकॉर्ड करते हैं। ओरिजिनल रिकॉर्ड इन द सेंस जो ट्रांजैक्शन हुए उनकी ओरिजिनल सबसे पहले उनकी एंट्रीज की जाएगी। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम जर्नल प्रिपेयर करेंगे, जर्नल के अंदर हम एंट्रीज करेंगे। फिर उस जर्नल के बाद हम ओरिजिनल रिकॉर्ड के बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन, अलग अलग क्लासीफाई करेंगे एंट्रीज को। यहाँ पर तो इकट्ठी एंट्रीज डाल दी सारी, तो क्लासिफिकेशन में हम लेजर्स अकाउंट बनाएंगे। लेजर अकाउंट क्या होते हैं इनको आगे समझेंगे हम, ठीक है, क्या होते हैं और कैसे होते हैं। फिर लेजर अकाउंट्स के जो अलग अलग बुक्स बनाएंगे लेजर के अंदर, मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे। फिर उन अकाउंट्स के जो बैलेंस हैं उनको हम ट्रायल बैलेंस में डालेंगे। फिर इस ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, तो यानी कि एक समरी प्रिपेयर करेंगे जिसमें रिजल्ट होंगे कि क्या एक बिजनेस का प्रॉफिट है या लॉस है, क्या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, ये पता चलेगी समरी से, फाइनल अकाउंट से। ठीक है, तो ये पूरी स्टेज है डबल एंट्री सिस्टम की। अब बात करें कुछ डिसएडवांटेजेस की। जो डबल एंट्री सिस्टम है इसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं, यानी कि इसके अंदर कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या हैं, वो कमियां हैं एरर्स के टाइप में, यानी कि इसके अंदर कुछ एरर्स आ जाती हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जिनको हम पहचान नहीं पाते। तो वो क्या एरर्स हैं, वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनको समझते हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ एरर हैं। एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल और कंपनसेशन एरर। क्या है, इनको एक एक को समझते हैं। सबसे पहले है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है कि हम हमारे जो डबल एंट्री सिस्टम है जिसके अंदर हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करें, इसके अंदर हम कोई पर्टिकुलर जो एंट्री है यानी कि जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो वो उस टाइप की जो एरर होगी उसको बोला जाता है एरर ऑफ ओमिशन। यानी कि कोई एंट्री है, उसको कोई ट्रांजैक्शन है, उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो उस टाइप ऑफ एरर को बोला जाएगा एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट जो टाइप है वो है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन किस टाइप की एरर होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जब एंट्री तो कर देते हैं पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की, लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो रॉन्ग डाल देते हैं। मान लो 4,000 रुपये की था कुछ, मतलब ट्रांजैक्शन हुआ था 4,000 रुपये, यानी कि हमने कहीं पे पेमेंट करी थी, तो वो अमाउंट हम 4,000 की जगह 5,000 डाल देते हैं, यानी कि अमाउंट जो है वो रॉन्ग डाल देते हैं। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एरर है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अभी एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो अमाउंट है वो तो सही डाल देते हैं, अमाउंट डालनी थी वो तो सही डाल देते हैं, लेकिन हम उसको गलत अकाउंट में डाल देते हैं। गलत अकाउंट में कैसे, जैसे अब हमने पढ़े अलग अलग रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, तो एंट्री तो रिलेटेड थी पर्सनल अकाउंट से, हमने डाल दी रियल अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरह से अलग अकाउंट में डाल दें, या फिर राम का साथ ट्रांजैक्शन हुआ था, राम के अकाउंट में डालनी थी एंट्री, हमने श्याम के अकाउंट में डाल दी, तो अकाउंट गलत में डाल दी, तो उस टाइप की जो एरर है उसको बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो टाइप है वो है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर किस टाइप की एरर होती है, इसमें जो एरर है वो कंपनसेट हो जाती है आपस में। अब आपस में कंपनसेट कैसे, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमने जो है ए और बी पर्सन, 2 पर्सन है, उनके साथ ट्रांजैक्शन की। ए के साथ तो हमने 50 रुपये की ट्रांजैक्शन की और बी के साथ हमने 500 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन की। ठीक है, तो अब इनके ए के अकाउंट में 50 रुपये की एंट्री करनी थी और बी वाले में जो है वो 500 की करनी थी, लेकिन हमने क्या किया, अपोजिट कर दी, यानी कि बी के अकाउंट में तो 500 की कर दी और ए के अकाउंट में
सॉरी, ए के अकाउंट में 50 की थी ना, तो ए के अकाउंट में तो हमने 500 की कर दी और बी के अकाउंट में 50 रुपीज़ की कर दी, यानी कि रॉन्ग कर दी। तो इससे क्या है, वो एरर आपस में तो कंपनसेट हो गई, यानी कि जो मेन जो टोटल आना था उसमें तो कोई पता नहीं चलेगा हमें कि कुछ हमने गलती की है या नहीं की, लेकिन एक्चुअल में तो जो अमाउंट थी जिसके अकाउंट में जितनी थी वो उतनी नहीं डाल पाए। तो इस टाइप की जो एरर है उसको बोला जाता है कंपनसेटिंग एरर, ठीक है, या कंपनसेशन एरर, कि आपस में जो एरर है वो कंपनसेट होगी, न्यूट्रलाइज होगी, फाइनल जो बैलेंस है उसके अंदर हमें पता ही नहीं चले कि कोई एरर हुई भी है या नहीं। इस टाइप की जो एरर है उसको बोला जाता है कंपनसेटिंग एरर। नेक्स्ट जो है वो है जर्नल। जर्नल क्या होती है? अब जर्नल जो है वो एक इस तरह की बुक होती है जिसके अंदर हम सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन होता है तो एंट्री करते हैं जर्नल के अंदर। इसके अंदर हम डे टू डे के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले इसके अंदर, और फिर जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद ही फर्दर आगे अलग अलग अकाउंट्स में है जो उनको डिवाइड करते हैं। अब जर्नल जो है उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि अब देखो जर्नल के अंदर तो हम सीधी कुछ ट्रांजैक्शन हुआ सीधा एंट्री डाल दी, लिख दी, लेकिन उनसे हम अगर कोई पर्टिकुलर एंट्री हमें ढूंढनी पड़ जाए तो वो तो बहुत मुश्किल है इतनी सारी एंट्रीज के बीच। तो इसलिए हम उनको आगे भी फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्दर डिवाइड कैसे? हम उस जनरल एंट्री से अलग अलग बुक्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं जिनको बोला जाता है सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक्स में क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड जो एंट्री है वो एक बुक के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड एंट्रीज। अब जैसे कैश बुक है, उस कैश बुक के अंदर हम क्या करते हैं, कैश में जो भी रिसिप्ट और पेमेंट्स हुई है उनको हम कैश बुक में डाल देते हैं। परचेज बुक है, परचेज से रिलेटेड जो जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको परचेज बुक में डाल देते हैं। ऐसे अलग अलग बुक प्रिपेयर करते हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। अब जनरल प्रॉपर जो है इसके अंदर क्या करते हैं, अब देखो सारी जो एंट्रीज थी जनरल एंट्री उनको हमने कैटेगरी वाइज एक जो भी जिससे रिलेटेड थी अलग अलग बुक्स में डाल दिया, लेकिन कुछ एंट्रीज तो ऐसी बच जाएंगी जिसको कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं होगी, ठीक है, तो वो जो एंट्री जो रिमेनिंग बच जाती है उनको डाला जाता है जनरल प्रॉपर में। अब ये एक और कंसेप्ट है जनरल एंट्री से रिलेटेड, कंपाउंड जर्नल। ये कंपाउंड जर्नल क्या होता है, जब एक एक ट्रांजैक्शन हो और दूसरा जो ट्रांजैक्शन है यानी कि जो दो ट्रांजैक्शन है वो आपस में कुछ थोड़े रिलेटेड हो, तब हम उनकी इकट्ठी ही एक साथ ही अगर जनरल एंट्री कर दे तो उसको बोला जाता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। जैसे अब देखो हमने पेमेंट करनी थी, हमें सैलरी की पेमेंट करनी थी और रेंट की पेमेंट करनी थी। तो पेमेंट करनी थी तो ये तो अलग अलग ट्रांजैक्शन हो गई, सैलरी की करनी है, रेंट की करनी है, लेकिन कैश में पेमेंट करनी थी। जो कैश अकाउंट है वो तो दोनों के अंदर ही सेम इकट्ठा ही लिंक है, तो हमने इनकी इकट्ठी एंट्री कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया इकट्ठा। तो ये जो ऐसे इकट्ठी एंट्री कर दी इसको बोला जाता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। नेक्स्ट बात करें कैश बुक की, कि कैश बुक क्या होती है। कैश बुक ऐसी बुक जिसके अंदर हम कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं, जो भी कैश के अंदर हमने पेमेंट या रिसिप्ट किया उनको रिकॉर्ड करते हैं। और कैश बुक के अंदर हम वो ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करते हैं कैश रिलेटेड जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच, उसके यानी कि उसका जो कैश का जो बैलेंस है उसके बीच या उसका जो बैंक अकाउंट है उसके बीच जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको भी रिकॉर्ड करते हैं हम कैश बुक के अंदर। अब मान लो जो कंपनी है उसका बैंक अकाउंट था, उसके अंदर उन्होंने पैसे डाल लिए या निकलवाए, वो जो ट्रांजैक्शन हुए उसको भी ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में डाला जाएगा और उसकी भी कैश बुक में एंट्री की जाएगी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये जो हमने कंसेप्ट पढ़े इनसे रिलेटेड। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स क्योंकि अब देखो हमने इतना डिटेल में तो ये चीज़ें करनी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चीज़ें पढ़नी है, इसलिए मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स इन टॉपिक से रिलेटेड थी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको इस ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स की कैटेगरी में डाल दिया। अब सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री की। ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, अब हमने जो कैश बुक पढ़ी उसके अंदर होती है ये कॉन्ट्रा एंट्री। कैश बुक के अंदर मैंने बताया कि जो कंपनी का बैंक अकाउंट है उसके साथ कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी कि बैंक अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं या निकलवाए जाते हैं, तो उनकी जो एंट्री है वो भी कैश बुक में की जाती है। तो वो जो एंट्री जिसके अंदर एक कंपनी का कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है उनको बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। तो अब जो कैश बुक है उसके अंदर किस तरह से कॉलम बनाए जाते हैं, अब देखो जो कैश बुक होती है उसके अंदर हम ऐसे कॉलम्स बनाते हैं इस तरह से डबल कॉलम। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम कोई कुछ पेमेंट कर रहे हैं कहीं से तो एक तो कैश का कॉलम होता है और एक बैंक का, दोनों साइड एक कैश का और एक बैंक का, इस तरह से कॉलम्स होते हैं।
तो अब अगर हम कहीं पे यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं तो वो पेमेंट का अलग अलग है कि हम कैश में कर रहे हैं या हम बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट में डालेंगे, कैश से कर रहे हैं तो कैश में डालेंगे। इस तरह से ट्रांजैक्शंस होती है। अगर हमें कुछ पैसे रिसिप्ट हो रही है, कोई इनकम है, तो वो कैश में मिल रही है या हमें बैंक अकाउंट में मिल रही है, उनकी इस तरह से एंट्री की जाती है, इसलिए कैश। और जब हम हमारे कैश और बैंक अकाउंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो तब जो कैश बुक है उसके दोनों साइड एंट्री होती है, ठीक है। अब वैसे नॉर्मल जो केस है उसके अंदर तो हम इसके सिर्फ या तो डेबिट साइड एंट्री करेंगे या क्रेडिट साइड, डिपेंड करता है हम पेमेंट कर रहे हैं, रिसिप्ट हमें मिल रही है कुछ, तो उसके बेसिस पे। लेकिन अगर कैश बुक और मतलब हमारा जो कैश अकाउंट है और जो बैंक अकाउंट है उनके बीच ट्रांजैक्शन होगा तो कैश बुक के दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड एंट्रीज होंगी और उन एंट्रीज को ही बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्रीज। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है। अब नेक्स्ट बात करें पैटी कैश बुक की। ये पैटी कैश बुक क्या होती है, इसके अंदर अब देखो कैश बुक है, इसके अंदर हम कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर काफ़ी सारी छोटी मोटी एक्सपेंसेज होती हैं, तो वो जो एक्सपेंसेज है, छोटे मोटे खर्चे हैं, उनसे रिलेटेड जो एंट्रीज है वो पैटी कैश बुक के अंदर की जाती है कि भाई अब देखो ताकि जो कैश बुक है उसके अंदर ये जो छोटी मोटी एंट्रीज हैं इनसे ज़्यादा वो ना हो, तो अगर ये सारी चीज़ें डाल देंगे तो जो इम्पोर्टेंट एंट्रीज हैं उनके मतलब उन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा वो इतनी अच्छी से दिखेंगी नहीं, तो इसलिए जो है ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं इनके लिए एक अलग से पैटी कैश बुक बना दी जाती है, इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। अब ये पैटी कैश बुक से रिलेटेड होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब इस इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है, हम जो है वो किसी भी पीरियड के यानी कि या तो किसी महीने के या किसी दिन के स्टार्टिंग में एक कैश की जो अमाउंट है, फिक्स्ड कैश की अमाउंट, वो जो ये पैटी कैश बुक को बनाने वाला होता है पैटी कैशियर, उसको दे देते हैं कि भाई आप जो ये अमाउंट पकड़ो और ये जो खर्चे हैं ना ये आप इस अमाउंट से पेमेंट कर देना और जो बैलेंस बचे उसको अगले पीरियड में ट्रांसफ़र कर लेना। तो वो जो सिस्टम है उसको बोला जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। कुछ और एंट्रीज की बात करते हैं, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री, ये भी रिलेटेड होती है इन्हीं से। तो जो ओपनिंग एंट्री है उसका क्या मतलब है, ओपनिंग एंट्री वो जो एंट्री हम साल के स्टार्टिंग में करते हैं, जब स्टार्टिंग में अकाउंट्स ओपन करते हैं ना तब जो अमाउंट लिखते हैं वो यानी कि अमाउंट लिखते हैं, और तो वो जो एंट्रीज होंगी उनको बोला जाता है ओपनिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्रीज वो एंट्री जब हम जो लेजर प्रिपेयर करते हैं उसके क्लोजिंग यानी कि जब साल खत्म हो जाए तब जो बैलेंस बचता है जो हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं वो जो एंट्रीज की जाती है उनको बोला जाता है क्लोजिंग एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज, अब जो कुछ मतलब कुछ आउटस्टैंडिंग या कुछ एडवांस में हमने पेमेंट कर रखी है उनसे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं वो की जाती हैं जनरल प्रॉपर के अंदर, उनको बोला जाता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब बात करते हैं लेजर की कि लेजर क्या होती है। तो लेजर जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने जो अकाउंट्स पढ़े ना, टाइप्स ऑफ अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, वो अकाउंट्स बनाते हैं। अब हमने जर्नल के अंदर एंट्री जो कर रखी है उन एंट्रीज की हेल्प से कौन सी एंट्री किस अकाउंट से रिलेटेड है उनको अलग अलग अकाउंट्स में डालते हैं, ठीक है। तो वो जो अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो होती है, उसको ही बोला जाता है लेजर, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जिसके अंदर हर एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड या कोई भी पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं लेजर के अंदर। फिर लेजर के अंदर हमने अलग अलग अकाउंट्स बना लिए। अब उन अकाउंट्स के मतलब साल के आखिरी में हम क्या करते हैं, उनके अकाउंट्स के बैलेंस जो हैं, बैलेंस कैसे, अब देखो डेबिट साइड हम कुछ लिखेंगे, क्रेडिट साइड कुछ लिखेंगे, तो वो जो डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस है यानी कि वो बैलेंस हो गया उस अकाउंट का, उन बैलेंस को हम डालते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस के अंदर हम दो कैटेगरीज करते हैं, एक तो डेबिट्स और एक क्रेडिट। तो जिस भी अकाउंट का जो भी बैलेंस बचा है उसको अगर डेबिट साइड बचा है तो डेबिट में डाल देंगे, क्रेडिट साइड बचा है तो क्रेडिट में डाल देंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स इन ट्रायल बैलेंस। अब जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं उसके अंदर भी कुछ एरर्स मिस्टेक्स जो हैं वो आती हैं, वो क्या क्या है, तो उनके जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, अफेक्ट इन द सेंस कि अगर वो एरर्स वो मिस्टेक्स हमसे हुई है एंट्रीज के दौरान तो उसका हमें पता चल जाएगा ट्रायल बैलेंस के बैलेंस से। क्योंकि अब देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम जो डेबिट और क्रेडिट के दो कॉलम्स बनाते हैं, इनका क्या रूल होता है, इनका ये होता है कि जो डेबिट का बैलेंस है और क्रेडिट का बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तब जो है हमने सारी एंट्रीज सही की हुई होती है, ऐसा होता है। लेकिन अगर वो बैलेंस सही नहीं है तो जो एरर्स होंगी वो एरर्स को बोला जाता है जो एरर्स अफेक्ट करती हैं ट्रायल बैलेंस को, ठीक है। यानी कि जो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस अगर अलग अलग है तो वो जो एरर्स होंगी
उनकी एक अलग कैटेगरी होती है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट क्रेडिट का बैलेंस इक्वल भी आ जाए तो भी कुछ एरर्स हो सकती हैं हमारी जो एंट्रीज है उनके दौरान। उन एरर्स को अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है जिनको बोला जाता है कि ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो ये जो दो कैटेगरीज हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले वो कैटेगरी देखते हैं जो अफेक्ट करती है ट्रायल बैलेंस को, यानी कि अगर ये एरर्स हुई हैं, ये मिस्टेक्स हमसे हुई हैं, तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है वो सेम नहीं पाएगा, वो इक्वल नहीं होगा। कौन कौन सी है ये? सबसे पहली जो एरर है वो है रॉन्ग कास्टिंग। अब रॉन्ग कास्टिंग का मतलब होता है कि हम जो है अमाउंट ही रॉन्ग कैलकुलेट करें, गलत कैलकुलेट करें अमाउंट ही। गलत कैसे कैलकुलेट करें? अब देखो, जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर हम बैलेंस डालते हैं लेजर अकाउंट्स का, सब्सिडरीज बुक्स का, तो वो जो बैलेंस हम उनका बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, तो उस कैलकुलेट करते टाइम ही अगर हम कोई मिस्टेक कर दें, रॉन्ग जो अमाउंट कैलकुलेट कर लें, तो वो जो एरर होगी वो होगी रॉन्ग कास्टिंग की। और ये जो एरर है वो ट्रायल बैलेंस से हमें पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी? मान लो हमने परचेज बुक है उसके अंदर 1000 रुपये ज़्यादा ऐड कर दिए, ठीक है, तो ज़्यादा ऐड कर दिए हमने उसके अंदर, तो वो डाल ले हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर उसका बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट साइड है वो 1000 रुपये एक्सेस शो करेगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि एरर है कोई। ठीक है, तो वो जो एरर होगी उस टाइप की एरर उसको बोला जाता है रॉन्ग कास्टिंग एरर। फिर जो नेक्स्ट टाइप की एरर हो सकती है पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। अगर हम एंट्री जो है वो गलत साइड कर दें, यानी कि अकाउंट जो है किसी का करना तो था डेबिट, हमने कर दिया क्रेडिट, तो उस टाइप की जो एरर है उसको बोला जाता है कि गलत साइड हमने पोस्ट कर दिया। तो इस जो एरर का इफेक्ट है वो अगर हमने देखो 2000 रुपये डेबिट करने थे, ठीक है, 2000 रुपये डेबिट करने थे, हमने क्रेडिट कर दिए, यानी कि क्रेडिट में डाल दिए, तो क्रेडिट में डाल दिए तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? उसका डबल अमाउंट का इफेक्ट पड़ेगा 4000 रुपीज़ का, क्योंकि 2000 रुपये डालने ही थे उस अकाउंट के अंदर, लेकिन हमने उसमें तो डाले नहीं, दूसरे डेबिट वाले में डाल दिए। तो डेबिट वाले में डाल दिए तो 2000 तो वो और 2000 और, क्योंकि जो उस डेबिट में एक्स्ट्रा हो गया, तो जो डिफरेंस है डेबिट क्रेडिट का वो 4000 शो करेगा। ठीक है, अगर हमने रॉन्ग साइड एंट्री कर दी है तो रॉन्ग साइड अमाउंट डाल दिया है तो। फिर है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। अब ये तो था साइड, डेबिट की करने थे क्रेडिट कर दिए, यानी कि क्रेडिट करने थे या डेबिट कर दिया, तो वो रॉन्ग साइड होगी। इस थर्ड टाइप है कि हमने अमाउंट ही रॉन्ग डाल दी। रॉन्ग कैसे? जैसे हमने 600 रुपये जो है वो डालने थे, हमने 60 रुपये डाल दिए, तो वो अमाउंट अगर हमने रॉन्ग कर दी तो उसका भी पता चल जाएगा, जो ट्रायल बैलेंस है उसका बैलेंस मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एरर है वो है डबल पोस्टिंग इन ए सिंगल अकाउंट। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि एक ही एंट्री जो है, एक एंट्री उसको 2 बार कर दिया, ठीक है, 2 बार कर दिया। अब हमने जो है राम को पेमेंट की थी, मान लो राम को पेमेंट की थी हमने 10,000 रुपये की, तो वो 10,000 रुपये में हमें क्या करना था? राम का अकाउंट जो है वो डेबिट करना था, राम का अकाउंट डेबिट करना था, हमने एक बार डेबिट कर दिया, उसको एक बार फिर डेबिट कर दिया, यानी कि 2 बार एंट्रीज कर दी, तो उसका जो इफेक्ट है वो भी ट्रायल बैलेंस में दिख जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एरर है वो है एरर इन टोटलिंग ऑफ अकाउंट्स इन लेजर। अगर हम लेजर अकाउंट जो है उसके टोटल जो बैलेंस है, यानी कि उसका जो डेबिट और क्रेडिट का हम जो डिफरेंस लेते हैं, उस टोटलिंग में अगर हमने एरर कर दी तो वो एरर भी अलग से दिख जाएगी ट्रायल बैलेंस के अंदर। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एंट्री। अब देखो हमने पढ़ा है कि जो हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं जिसके अंदर एक जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी 2 जगह एंट्री करनी होती है, तो वो 2 जगह एंट्री करने की जगह हम एक जगह एंट्री करना भूल गए, एक जगह हमने एंट्री की नहीं, सिर्फ एक जगह एंट्री कर दी, यानी कि वन साइड ही एंट्री की, तो वो जो एरर है वो भी दिख जाएगी ट्रायल बैलेंस के में, वो हमें पता चल जाएगी। अब ये कैसे हो सकता है? जैसे देख लो हमने 500 रुपये जो है वो पेमेंट करनी थी शाम को, ठीक है, श्याम नाम का एक पर्सन है, उसको हमने पेमेंट करनी थी 500 रुपये की, तो हमने श्याम का अकाउंट जो है वो तो डेबिट कर दिया क्योंकि हमने इसको पेमेंट करनी थी, लेकिन कैश अकाउंट को क्रेडिट किया ही नहीं, एक जगह एंट्री कर दी, एक जगह करना ही भूल गए, तो वो जो एरर है वो दिख जाएगी ट्रायल बैलेंस के अंदर, और उस टाइप के एरर को बोला जाता है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एंट्री। एक साइड की जो एंट्री है उसको हम पोस्ट करना ही भूल गए। अब बात करते हैं उन एरर्स की जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। इनकी हम बात पहले भी कर चुके हैं, जो हमने डबल एंट्री जो सिस्टम पढ़ा था उसमें जो कुछ मिस्टेक, उसकी जो लिमिटेशंस थी उनकी बात की थी। एक बार और देखते हैं। सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में वो होती है अगर हम एंट्री करना ही भूल जाएं, हम स्टार्टिंग से अगर एंट्री ही नहीं करेंगे तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर उसका कुछ इफेक्ट आएगा ही नहीं, हम एंट्री ही करना भूल गए, ठीक है। तो वो नेक्स्ट जो टाइप की एरर है वो है एरर ऑफ कमीशन। अब ये एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? इसके अंदर क्या था, अगर हम रॉन्ग अमाउंट डाल दें दोनों साइड की एंट्रीज में, ठीक है, दोनों साइड की एंट्री में। अब जैसे देखो कि राम जो है उसको पेमेंट करनी थी हमें 420 रुपये की,
ठीक है, 420 रुपये की पेमेंट करनी थी, लेकिन हमने उस 420 की जगह 240 रुपये की एंट्री कर दी दोनों साइड। राम का जो अकाउंट डेबिट करना था उसमें भी और जो कैश की पेमेंट करनी थी उसमें भी वही कर दी क्रेडिट 240 की अमाउंट ही, यानी कि दोनों साइड हमने रॉन्ग अमाउंट डाल दी। तो वो जो एरर होती है वो होती है एरर ऑफ कमीशन। इससे जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इक्वल ही शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एरर है वो कंपनसेटिंग एरर। इसकी हमने पहले भी बात की। इसके अंदर क्या होता है कि जो एंट्रीज होती है वो आपस में कंपनसेट हो जाती है। कंपनसेट कैसे कि जैसे हमने ये ए और बी वाला एग्जाम्पल दिया था कि ए और बी है, ए के अकाउंट में तो 50 रुपये की एंट्री करनी थी, बी वाले में 500 की करनी थी, और हमने इंटरचेंज कर दिया, ए वाले में तो 500 की कर दी और बी वाले में 50 की कर दी। तो ऐसे कंपनसेट होगी वो एरर, तो वो भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एरर है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसके अंदर क्या है कि जो मेन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है अकाउंटिंग एंट्रीज के उनको ही हम उनका ही यूज ना करें या उनसे ही रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स कर दें। जैसे अब जो कैपिटल और उससे रिलेटेड वाला कंसेप्ट होता है कैपिटल और रिवेन्यू वाला। अब कैपिटल और रिवेन्यू वाले में क्या होता है कि हम जो है वो कैपिटल उसको तो कैपिटल जो से रिलेटेड चीज़ें हैं वो तो हम मानते हैं जिनको 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड से रिलेटेड होती है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो हम उस एक्सपेंडिचर को मानते हैं जिसके जो बेनिफिट्स हैं हमें वो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलते हैं, उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की में डालते हैं। और जिनके बेनिफिट्स हमें 1 साल के विदिन मिल जाते हैं उनको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डालते हैं। तो अगर हम एंट्री करते टाइम इस तरह की मिस्टेक्स कर दें, यानी कि अकाउंट से रिलेटेड मिस्टेक्स कर दें, जिसके अंदर हमें डालना तो था वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड था, उसको हमने रियल अकाउंट में डाल दिया, इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं उनको बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के उनका ही मिसयूज कर, मतलब मिसयूज नहीं, उनको ये फॉलो ना करें। तो वो जो टाइप ऑफ एरर है वो होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। लास्ट जो टाइप ऑफ एरर है वो है एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। अगर हम गलत अकाउंट के अंदर एंट्री कर दें, जैसे अब राम के साथ हमने ट्रांजैक्शन की और हमने एंट्री जो है वो श्याम के अकाउंट में कर दी, तो वो जो टाइप ऑफ एरर है वो उसको बोला जाता है एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। गलत अकाउंट में कर दी तो उससे जो है वो ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो तो मैच कर जाएगा, क्योंकि अब देखो हमने जो है वो राम को क्रेडिट में सेल किया था, कुछ अमाउंट मतलब कुछ गुड्स जो है वो राम को क्रेडिट में सेल की, तो राम का अकाउंट जो है वो हमें डेबिट करना था, राम का अकाउंट डेबिट करना था, लेकिन हम गलती से हमने श्याम का कर दिया। तो उससे जो है वो ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लेजर है उसका जो बैलेंस है वो उसके अंदर शो होगा। उसके अंदर गलत अकाउंट की एंट्री हुई है, उसके जो बैलेंस है डेबिट और क्रेडिट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो ट्रायल बैलेंस है उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस टाइप ऑफ एरर का। ठीक है, तो ये जो है वो एरर्स थी जो रिलेटेड है, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, और ये जो एरर्स है वो अफेक्ट करती हैं ट्रायल बैलेंस को, उनके बैलेंस से हमें पता चल जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इसका जो PDF चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।